Next topic is your Bohr's model of atom. Okay, so what Bohr did, he followed the concept of Rutherford's model and he improvised it a little bit. Okay, so we will directly jump into the concepts which he gave. Okay, the first point was the orbits are known as stationary orbits. That is, they have fixed energy. Okay, so now what Rutherford, Rutherford's model was discarded because of Maxwell's magnetic theory. What he said कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है वो अगर इलेक्ट्रॉन के आसपास मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इट लूजेस एनर्जी एंड इवेंचुअली इट विल कोलाइड इनटू द न्यूक्लियस बट बोहर मॉडल में बोहर ने बोला कि एटम की अपनी एक स्टेशनरी ऑर्बिट वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा है आप इसको मानो कि वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा है और वो अपने फिक्स्ड एनर्जी में घूम रहा है दिस इज व्हाट बोहर सेड first point is this second point there are infinite stationary orbits available around nucleus. Okay, so what Bohr said कि you can't count like we said कि K L M N इतने shells होंगे नहीं जो number of orbits है जो number of shells है they are infinite you can't even count them. Okay, so if in the form one second यहाँ पे लिख लो and in the form of K L M N and so on. These are called as shell. Okay, so उन्होंने इन ऑर्बिट्स को नाम दे दिया शेल. तो according to Bohr, what is the atomic structure? सेंटर पे न्यूक्लियस है और इसके आसपास शेल्स है एंड इन सेल्स को हम के एल एम एन के रिस्पेक्ट में के शेल एल एम एन के रिस्पेक्ट में infinite number of orbits we can draw. This is what Bohr said. एंड हर एक ऑर्बिट को जैसे इसको बोल दिया n की वैल्यू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3. He gave these orbits some fixed number and these can be infinite. अच्छा अभी ये ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऐसे न्यूक्लियस होगा सेंटर में सर्कुलर और इस तरीके से लाइन बने रहेगा. लाइन नहीं होती ऐसा कुछ भी. ठीक है, होता क्या एग्जैक्टली न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा बस, एक इधर होगा और एक इधर होगा और वो इलेक्ट्रॉन बस मूव कर रहा होगा और उसी के जिस जिस सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसी को उन्होंने क्या नेम कर दिया? शेल. ओके, दे नेम्ड इट एज अ शेल. So this was the second point. Then third point, out of these infinite available circular orbits, electron will revolve in only those circular orbital या फिर consider not orbital,
those circular orbit in which its angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi, and this is known as quantization of angular momentum. Okay, now what does this point means? We said that कि center में nucleus है and we have this infinite orbits. Okay, this infinite number of orbits. What are you saying, Sampada? H means, this is small h. Planck's constant. Class में पढ़ा था ना हमने Planck's constant. It is same h. So h upon 2 pi. Okay, fine. So these are infinite बहुत number of orbits हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा, ओके, जिन ऑर्बिट का एंगुलर, हर एक में इलेक्ट्रॉन नहीं रिवॉल्व करेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है it is a multiple of h upon 2 pi. Okay, h here is your Planck's constant. I will tell you all these things. Okay, so अभी आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, तो अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होते हैं। तो अगर जो भी ऑर्बिट h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके ओके, सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है angular momentum is equal to mvr. ओके, एंड क्योंकि हमने बोला कि वो उसका मल्टीपल होना चाहिए किसका, h अपॉन 2 पाई का, दैट मीन्स mvr is will be equal to nh अपॉन 2 पाई. n is for the number of orbit. ठीक है, इसमें डेटा लिख लो। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, और n क्या है, एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ द ऑर्बिट वेयर n कैन बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे इसके लिए n इज इक्वल टू 1 होगा जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए n इज इक्वल टू वैल्यू 2 होगा, and so on, it will keep on going. Write down this. इसके लिए लिख लो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तब जो मोमेंटम होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ओके, राइट डाउन दिस पॉइंट। एच क्या है, एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। Done writing? Okay. Now next is your fourth point. Fourth point क्या बोला? अच्छा, why Rutherford's model failed? So Rutherford's
model of atom failed because when any charged particle moves, it releases energy. ओके, बट बोहर ने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया. उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं किया था, उनके पास कुछ कैलकुलेशंस ही थी और उसके बेसिस पे उन्होंने अपने ये पॉइंट्स दिए थे. तो उन्होंने यहाँ पे अगेन बोला एनर्जी ऑफ ईच स्टेशनरी ऑर्बिट is fixed and as distance of electrons increases from the nucleus, then its energy also increases. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है. अगेन मैंने मान लो ये ले लिया के शेल, देन एल, then m, then n, then o, n number of, infinite number of. और अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, लेट्स से यहाँ पे डॉट 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 और लास्ट में इन्फिनाइट वाला आपके पास ऑर्बिट है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, ई के मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज ई एल, ई एम, ई एन, ई ओ एंड दिस इज ई इन्फिनिटी. तो जैसे जैसे जितना जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी बढ़ती रहेगी. एनर्जी बढ़ती रहेगी, इसका मतलब है कि उस ऑर्बिट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज. हमेशा ध्यान रखना है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, कोई भी चीज़ के लिए अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम. ओके, और अगर ऐसा कुछ एनर्जी ज़ीरो भी हो सकती है, बट जब एनर्जी ज़ीरो हो रही है इसका मतलब क्या है, दैट इज देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. मतलब इतना दूर है इलेक्ट्रॉन कि उस न्यूक्लियस से लेना देना ही नहीं. जब लेना देना ही नहीं है तो हम उसको उस न्यूक्लियस की एनर्जी में कंसिडर ही नहीं करेंगे. ओके, बट थ्योरेटिकली ये होता है कि इन्फिनाइट, जैसे जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतना ज़्यादा ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज होगी. राइट डाउन दिस. Okay, next point is as electron is moving in any of the stationary orbit, it will neither lose energy nor gain energy. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब तक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ओके, तब तक वो ना ही कोई भी एनर्जी गेन करेगा ना ही कोई भी एनर्जी लूज करेगा. अब इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन को दो स्टेट में रखते हैं. पहला स्टेट है ग्राउंड स्टेट, जो आपने थोड़ा सा कई बार सुना होगा व्हेन वी वर डूइंग पीरियोडिक टेबल. ग्राउंड स्टेट का मतलब लोवेस्ट एनर्जी लेवल. सो लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज नोन एज योर ग्राउंड स्टेट, और वो होती है हमेशा n इज इक्वल टू 1, बिकॉज ऑफ कोर्स
ये पहला शेल जो है आपके पास n इज इक्वल टू 1 है, उससे छोटा कुछ है नहीं, तो सबसे कम एनर्जी उसी ऑर्बिट की होगी जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास में होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होगा, तो उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ओके सर, n इज इक्वल टू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट। इसके बाद एक और टर्म आता है, दैट इज योर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है? वो सारे ऑर्बिट्स एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1, ठीक है, उसको छोड़ के सारे ऑर्बिट्स आपके एक्साइटेड स्टेट में होंगे। सो एनर्जी स्टेट other than lowest energy state is known as excited state। ठीक है, तो मतलब ऑफ कोर्स कहाँ से स्टार्ट होगा ये n इज इक्वल टू 2 3 4 एंड टिल इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास एक्साइटेड स्टेट में। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन gains energy and it jumps to any higher orbit from any lower orbit by absorbing suitable energy in the form of photons। Okay, um, okay, एक सेकेंड। Okay, write down this higher की जगह lower कर रहा हूँ, उल्टा बोल दिया, any lower orbit to any higher orbit। ओके, अभी देखो होता क्या है, इसको पहले करेक्ट कर लेना है ना, भूलना नहीं। अच्छा, एक बार एक पॉइंट और ले लो, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू एनी ऑफ द लोअर स्टेट फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट by releasing energy in the form of photons। ओके फाइन, अभी देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। न्यूक्लियस है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कितना भी इन और डॉट डॉट इन्फिनाइट। ये हो गया n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 3, n is equal to 4, n is equal to 5 and n is equal to infinity, infinite वाला शेल। ओके, n is equal to 1 आपका जो ऑर्बिट है, दैट इज नोन एज योर ग्राउंड स्टेट। ये आपका ग्राउंड स्टेट होगी। इसके अलावा जितने भी आपके स्टेट्स होंगे इन्फिनिट, दीज विल बी कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, नाउ मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ n इज इक्वल टू 1 पे। n इज इक्वल टू 1 का जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो अगर मैं उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दूँ, किसके टर्म्स में? फोटॉन्स के टर्म्स में, इट कैन गेन सम एनर्जी एंड कैन मूव टू अ हायर लेवल। अभी डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना एनर्जी प्रोवाइड किया है। कम एनर्जी होगा n इज इक्वल टू 2, ज़्यादा होगा तो और ऊपर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, बट ऑफ कोर्स किसी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में गया है तो वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो मान लो अगर यहाँ पे आया था तो यहाँ से वापस भी इधर आ जाएगा,
उसके टर्म्स उस टाइम पे वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि अब लोअर स्टेट में आ रहा है ना, लोअर स्टेट में आ रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो लूज करते हुए पहुंचेगा ग्राउंड स्टेट पे। सो कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रॉन को उसके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंचाना होता है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, तो ट्रांजिशंस कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके ट्रांजिशंस हो सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 से 2 पे पहुंच गया, या फिर 2 से 3 पे चला गया, अपने हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं है ना, या फिर 1 से डायरेक्टली 3 पे पहुंच गया, या 1 से डायरेक्टली 4 पे पहुंच गया, या 4 से 5 में चले गया, ये सब ट्रांजिशंस पॉसिबल है। ओके, सो दीज और भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल, आई कांट इवन राइट, है ना, दीज आर ऑल transitions happening when energy is absorbed। ठीक है, जब एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस होते हैं। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास डाउनवर्ड वापस भी आएंगे, वापस कब आएंगे, जब वो एनर्जी लूज करेंगे। ओके, तो उस टाइम पे आपके पास ट्रांजिशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो 4 से 3 पे आ गया, उल्टा आ रहा है ना, 6 से 5 पे आ गया, मान लो 10 से 1 पे आ गया, या फिर 2 से 1 पे आ गया, या फिर इन्फिनिटी से 1 पे आ गया, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं। ओके, सो इन दीज केस एनर्जी will be lost। Okay, I hope this everyone understood this. Let me know if you have any doubt and write down this। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं पूछना चाहूँ इस जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है इस स्ट्रक्चर में, which is my first excited state, which is the first excited state, what will be your answer? Which is the first excited state, कौन सा ऑर्बिट होगा वो? Yes, good, it will be your n is equal to 2। चाहे तो यहाँ पे लिख लो that this is your first excited state। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो आपको समझना होगा कि कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सो दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज योर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और दिस इज योर n-1 excited state। Okay, so make sure you don't get confused in the name of first excited state and second excited state। Okay, I hope everyone has written। Okay, यहाँ पे छोटा सा नोट डाल के लिख लो, excited state of any electron is highly unstable, it will stay there only for only for फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला गया है, या लोअर से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया है तो अब वहीं पड़ा रहेगा, या फिर वहीं पार्टी शार्टी चल रही है उसकी, नहीं, जैसे ही वो गया तुरंत वापस आएगा, क्योंकि उसका वो स्टेबल स्टेट है ही नहीं, और एनीवेज वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी स्टेबिलिटी लूज हो रही है, तो स्टेबल होने के लिए वापस आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज
electron will revolve in any of the circular orbit unless until force acting towards center, that is electrostatic force of attraction, should be equal to the force acting away from the center, that is सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, चलो अभी क्या बोलना चाह रहे हैं, आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि इफ कोई पर्सन है, ठीक है, और उसके हाथ में एक रोप है और ये इस रोप के एंड पे एक स्टोन जुड़ा हुआ है और आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हो ऐसे ऊपर चारों तरफ, ओके, तो ये अपनी पोजीशन में तब तक है जब तक आप जितना इसको पुल कर रहे हो, ओके, बाहर की तरफ, और जितना ये खुद को अंदर की तरफ पुल कर रहा है, ये दोनों का फोर्स ये दोनों का फोर्स कैसा हो, इक्वल हो, ओके। तो जो हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसमें इनको पास में लाने का जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से, ठीक है। और बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इट इज योर एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स। फिजिक्स में सुना है क्या, कभी ये पढ़ा है, लेट मी नो, हैव यू स्टडीड दिस इन फिजिक्स? ओके, तो फिजिक्स अगर नहीं पढ़ा है तो यू माइट कम अक्रॉस इन फिजिक्स कि कोई भी चीज़ जब इस तरीके से मूव कर रही होती है वो अपनी सेम जगह पे है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स, एंड ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके पास जो लगने वाला फोर्स है वो इक्वल है, ठीक है, तभी वो अपनी प्लेस में रह पा रहा है। अच्छा, वन सेकेंड। अब जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है अपने सर्कुलर ऐसे ऑर्बिट में, मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ बिकॉज रियलिटी में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, ये जस्ट पाथ है इलेक्ट्रॉन का, है ना। जैसे आप बोलते हो कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो कोई लाइन ड्रॉ थोड़ी है, वो तो बस एक सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करती है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसकी खुद की कुछ वेलोसिटी होगी, ओके, और इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, दैट इज योर आर, और इसके पास जो चार्ज होगा दैट विल बी जेड एंड, ठीक है। अब जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज योर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था इस फोर्स के बारे में। तो अगर मैं इसमें सारी वैल्यू पुट करूँ Q1 Q2 में, तो के हमारे पास कांस्टेंट है,
ओके। और टोटल चार्ज कितना होगा, इसके पास और न्यूक्लियस के पास और भी प्रोटॉन्स हैं और z इसका एटॉमिक नंबर है, तो चार्ज कितना हो गया जेड ई फॉर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के लिए ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, के को हम कांस्टेंट मान रहे हैं और उसको अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, कांस्टेंट मान रहे हैं तो उसको हटा दिया हमने, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बन गया जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, है ना, तो उसको हम इक्वेट करके भी एक फॉर्मूला लगाएंगे, बट पहले एक नोट लिख लो, बोहर मॉडल is applicable only for single electron सिस्टम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, मतलब ऐसा स्पीशीज जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो उनका मॉडल इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बट फिर भी हम एक काफ़ी बड़ा पायोनियर था साइंस के डेवलपमेंट में, एटम के स्ट्रक्चर में, इसलिए हम इसको डिटेल में इतना पढ़ते हैं। ठीक है, Li+2 हो गया, Be+3 हो गया, B+4 हो गया, तो इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ही है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, हीलियम के पास दो होते हैं, आपने प्लस चार्ज लगा दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। लिथियम के पास 3 होते हैं, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो इन सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ऑल टुगेदर। ओके, जेड के वैल्यू की बात करें तो इसका जेड का वैल्यू 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। फाइन। सो ये बस ध्यान रखना है कि ये इनका काफ़ी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था बोहर का, कि उसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, चलो अब इसके मैथमेटिकल पोर्शन पे चलते हैं। सो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल, उन्होंने क्या कैलकुलेशन दिए, किस तरीके से हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्बिट की, वो सब। ओके, अब हमने पढ़ा था एक पहला फॉर्मूला जो पढ़ा था कि h/2 का क्वांटाइज्ड मल्टीपल होगा और n हमने लिख दिया था फॉर n नंबर ऑफ ऑर्बिट। एक फॉर्मूला ये है, आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशंस के लिए। दूसरा फॉर्मूला है mv²/r, जो अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे mv² जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने के को मैंने वापस से यहाँ पे, या फिर चलो मतलब इंक्लूड ही कर ही लो, उसको इग्नोर क्यों ही करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया सेकेंड फॉर्मूला। अभी इन्हीं सब फॉर्मूले से बोहर ने इन ऑर्बिट्स की, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करी। तो पहला पार्ट जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का हमको रेडियस कैसे निकालना है, अब हम वो पता करेंगे। ओके, अब इस फॉर्मूले में बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाएंगे, एन का वैल्यू, 2 इंटीजर, एच, आई, के कांस्टेंट, एम मास एंड जेड एटॉमिक नंबर, देन ई, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। इसमें वेरिएबल कौन सा टर्म है, एक तो एन का वैल्यू वेरी करेगा और जेड का एटॉमिक नंबर वेरी करेगा। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन चाहे जो भी हो, चार्ज तो सेम ही रहेगा। so these two terms are variable, बाकी सब वैल्यूज जो है कांस्टेंट है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, उसका मास भी सेम रहेगा, तो भी कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ओके, सो पहले वाले इक्वेशन से, लाइक दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we are getting mvr is equal to nh/2 pi। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं। v किसके इक्वल हो जाएगा, nh/2 पाई इंटू 1/mr। ये दोनों टर्म को मैं यहाँ डेनोमिनेटर में ले जाऊंगी। ठीक है, अब इस v की वैल्यू को आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट
इन इक्वेशन 2, इसको मैंने बोल दिया 3। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिख के रखो तो पता चलेगा क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यहाँ पे m था और v स्क्वायर मतलब NH अपॉन 2 पाई mr का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर ली चीज़ों को, ये स्क्वायर है तो इसको ओपन कर दो, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में r था, यहाँ r स्क्वायर है तो एक r तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का 4 हो जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा k जेड ई स्क्वायर आर, है ना। वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आर को स्क्वायर है यहाँ पे तो एक ही आर बचेगा, और ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा है शायद, ठीक है। यहाँ पे m है, यहाँ पे m स्क्वायर है तो एक m कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं कट रहा। यहाँ से सीधा आपको रेडियस निकालना था, r की वैल्यू निकालो, सब चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, r को इधर ले जाओ न्यूमरेटर में, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा ये पूरी वैल्यू, तो k z e स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, ठीक है। ठीक है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसको याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा। सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं, हमको पता है वेरिएबल कौन कौन से टर्म्स है, n और z, बाकी सब की वैल्यूज हमको ऑलरेडी पता है कांस्टेंट है, तो इन सब की वैल्यू जब आप पुट करके सॉल्व करते हो, इट कम्स आउट टू बी 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। समझ आया। और ये जो यूनिट होती है उसकी एंगस्ट्रॉम में रहती है। अब ऑप्शन में जैसा भी होगा नैनोमीटर मीटर, आप उसमें उसको चेंज कर लो। इज इट क्लियर टू यू पीपल और नॉट? लेट मी नो एंड राइट डाउन दिस। प्रज्ञा, इलेक्ट्रॉन विल नेवर वांट टू कोलाइड विद द न्यूक्लियस। उसका रीज़न ये है कि जब वो न्यूक्लियस से कोलाइड होने जा रहा होगा तो उसके इन बिटवीन में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो उसको रिपेल करेंगे, है ना, तो वैसा पॉसिबल नहीं होता। ओके, स्निग्धो लिख लिया तुमने? लाइक कहाँ तक स्क्रॉल अप करना है, लेट मी नो। ओके, फ्रॉम 6 पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट इतना ऊपर से तुमने लिखा ही नहीं अभी, तो बहुत ऊपर है, जल्दी लिखो। ओके, लिखो जल्दी से पॉइंट।
चलो डन राइटिंग, लेट मी नो। एक छोटा सा क्वेश्चन करो, कैलकुलेट the radius of first, second and third Bohr orbit for hydrogen atom। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का मैं करके बता रही हूँ, बाकी आपको ट्राई करना है। ओके, सो आपको क्या बोल रहे हैं, रेडियस फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ऑफ कोर्स जब तक ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट नहीं दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, एज सिंपल एज दैट। हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो मुझे अगर रेडियस निकालना है, रेडियस 1, सो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.529 इंटू एन का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई z का वैल्यू 1, 1 स्क्वायर बाई 1, कितना आ गया, 0.529 एंगस्ट्रॉम। सेम तरीके से R2 का और R3 का निकालो। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो देखो R2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.529 इंटू, अब n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, z की वैल्यू स्टिल 1, दैट मीन्स 2 स्क्वायर बाई 1 विच इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 2.116 एंगस्ट्रॉम। ईजी है एकदम। संपदा मल्टीप्लिकेशन सही नहीं किया क्या, ओके। R3 की बात करें, n की वैल्यू 3, z की वैल्यू स्टिल 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 इंटू 3 स्क्वायर बाई 1, दैट मीन्स 0.529 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 4.761 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो ये इजी सा क्वेश्चन था, आई हैव सॉल्व्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। ओके गुड, आई थिंक everyone is getting the concept. Calculate ratio of radius of third Bohr orbit of Be plus 3 ion and fifth Bohr orbit of lithium plus 2 ion। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रेशियो देके कंफ्यूज नहीं करना है, जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देना है। सॉल्व करो। Okay, this question is for homework.
ओके, लेट मी नो व्हाट इज द रेशियो फॉर दिस। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो रेशियो आ रहा है उसी में आंसर बताओ कितना आ रहा है। फ्रैक्शन में रखो, डिवाइड मत करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना बस। रेशियो का अगर जब भी क्वेश्चन आता है तो हम प्रॉपरली ऐसे डिवाइड नहीं करते, पॉइंट में नहीं करते। हाँ स्निग्ध, तो आपका आंसर करेक्ट है, गुड। बाकी भी करो, गिव मी योर आंसर। देखो सिस्टमैटिकली करो क्वेश्चन को, ठीक है। देखो तो जो नहीं कर पा रहे। Be+3, एक तो आयन बोला है और दूसरा बोला है lithium+2। इन दोनों के बारे में ही हमको बात करनी है। Be+3 के लिए Z का वैल्यू 4 है, बिकॉज दिस इज योर बेरिलियम। ओके, एंड N का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। वेरी सिंपल। लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 होती है, N की वैल्यू 5। ओके, अब दोनों का रेडियस निकाल दो। मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ बेरिलियम+3 किसके इक्वल होगा, 0.529 इंटू 9/4, है ना। डायरेक्टली कर दिया, 3 3 9। ऐसे ही रेडियस फॉर लिथियम+2 कितना हो जाएगा, 0.529 योर okay. So everyone, as I was saying, and this will become 5 5s are 25 divided by 3। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने मत बैठ जाना। ओके, दोनों को पहले रेशियो के फॉर्म में करो, बहुत सारी चीज़ें अपने आप कट हो जाती हैं। सो रेडियस ऑफ बेरिलियम+3 डिवाइडेड बाई रेशियो निकालना है तो लिथियम+2, दैट मीन्स 0.529 इंटू 9/4 डिवाइडेड बाई 0.529 इंटू 25/3। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अभी अगर आप मल्टीपल कर देते तो आपका एफर्ट जाता, कैलकुलेशन करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ेगा। अब हो जाएगा 9/4 इंटू 3/25। 9 3 ज़ा 27, 25 4 ज़ा 100। तो आपका रेशियो आ गया। यूजुअली इसी फॉर्म में रखा करो, बट अगर इन केस पॉइंट के फॉर्म में गिवन है तो ये हो जाएगा 0.27। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? लेट मी नो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ फॉर होमवर्क एंड ट्राई टू डू इट ओके ऑन योर ओन। नेक्स्ट क्लास में जस्ट रिमाइंड मी, हम इसको डिस्कस करते टाइम, ठीक है। मतलब कि हमको इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ रेडियस ऑफ फिफ्थ Bohr's orbit for lithium+2, one second, ठीक है, lithium+2 ion is x, then calculate radius of third Bohr orbit of helium+2 ion in terms of x। ट्राई करो एक बार, देखो कर पा रहे हो क्या क्वेश्चन।
डिवाइड मत करना, फ्रैक्शन में ही रखना. ओके, डोंट डिवाइड द वैल्यूज, कीप इट इन फ्रैक्शन ओनली. Yes, Snigdha, your answer is right. Good. श्रुतिका, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है आपने. मतलब यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन आई गेस, बट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है. ध्यान से चेक करो कहाँ मिस्टेक किया है आपने. चलो देखो इधर, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, लिथियम प्लस आयन. ओके, Z का वैल्यू 2, N का वैल्यू 5. यही बोल रहे हैं ना. इफ द रेडियस ऑफ फिफ्थ बोरस ऑर्बिट फॉर लिथियम प्लस 2 इज x, then calculate the third Bohr orbit of radius of third Bohr orbit of helium plus 2 ion in the terms of x. तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए ये इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो अगर मुझे फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, मैं R5 लिख रही हूँ. 0.529 इंटू 5 स्क्वायर बाई 3, एज सिंपल एज दैट. इसकी वैल्यू x है. ये होल वैल्यू इज इक्वल टू x, ये क्वेश्चन में बोल रहा है. अभी यू हैव टू फाइंड आउट फॉर द थर्ड ऑर्बिट फॉर हीलियम. तो यहाँ पे लिख देते हैं हीलियम प्लस 2 आयन, जिसके लिए Z की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 3 कर दो. Z का वैल्यू 3 है ना, लिथियम का 3 होता है. यहाँ पे मैंने 3 लिखा, बट यहाँ गलती से 2 लिख दिया. ठीक है, हीलियम के लिए बात करें, Z का वैल्यू 2 है और N की वैल्यू कितनी गिवन है, 3. ओके, तो R3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. कोई डाउट इसमें? ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब मुझे किसी भी तरीके से इसको x के टर्म्स में लाना है. तो मैं ऐसा किस चीज़ का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ R3 में कि x आ जाए मेरे पास. ऑफ कोर्स यहाँ पे तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, बिकॉज ये z और n की वैल्यू है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 0.529 जो है, क्योंकि जो इसमें भी कॉमन है, विच इट विल बी इक्वल टू 3x/25, है ना. मुझे समहाउ लेके आना है शुक्तिका. मैंने, हाँ, Z का वैल्यू, Z तो एटॉमिक नंबर होता है ना शुक्तिका. तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है और हीलियम के लिए 2 होता है. तो Z की वैल्यू तो एटम पे डिपेंड करती है ना, और N का वैल्यू ऑर्बिट पे. वही तो लिखा है, N5 है फिफ्थ के लिए, इस हीलियम के लिए 3 है ना. Z तो एटॉमिक नंबर है. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 0.529 की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो मुझे x मिल जाएगा यहाँ पे, which will be 3x/25 into 3 3s are 9/2, which will be equal to 27x/50. Understood? If anyone has any doubt, please ask me.